हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मेरा ये इस पर्टिकुलर सीरीज का लास्ट वीडियो रहने वाला है क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आपको करवा चुका हूं अकाउंटेंसी का विद मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो हमने अब करेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यूज ऑफ थ्योरी पोर्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, ये दो चैप्टर जो मेरे रह गए थे। तो इन दोनों के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यूज करने के बाद मेरा पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैंने सारे के सारे आपको एमसीक्यूज भी करवा दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी मैं और भी कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए कि किस तरीके से आपको सीयूटी की फॉर्म, एडमिट कार्ड्स आने तो, और उसके बाद क्या क्या चीजें ड्रेस कोड रहने वाला है, उसके बाद कैसे पेपर देना है, कैसे कॉलेज सिलेक्शन करनी है, साथ ही में भी इनकी रिवीजन भी आएगी जो आपके गैप डेज होंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। जल्दी से हम यहां पर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू खत्म कर लेंगे। तो पहला एमसीक्यू है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इनमें से क्या नहीं आता है? डिबेंचर्स बिल्कुल आते हैं, मॉर्गेज लोन बिल्कुल आता है, पब्लिक डिपॉजिट भी आता है, बॉन्ड्स भी आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी करंट लायबिलिटी होती है तो ये नहीं आती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर टुगेदर कॉमनली रेफर्ड एज। कहता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को आप साथ में मिला के क्या कहते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं, कॉमन साइज नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इनको बोलते हैं। Then name the expense which refer to the indirect expenses relating to principal revenue generating activities of the enterprises। आपको एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्या कहता है? नेम द एक्सपेंस विच रेफर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहता है ऐसा खर्चा बताओ जो खुद क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा है। रिलेटिंग टू प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज की रिलेट तो करता है वो जो आपका मेजर रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्ट खर्चे होते हैं जैसे फैक्ट्री लाइटिंग या जो ये फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, सेलिंग का हो गया, पैकेजिंग का हो गया, तो वो सारे कहां आते हैं? वो सारे तो मेरे ऑपरेशंस में आते हैं ना, तो वो तो ऑपरेशंस हो जाते हैं। मिसलेनियस में तो ऐसे खर्चे जो कहीं भी नहीं आए तो इसकी कोई कहीं तो आएंगे। ये सेल एक्सपेंस सिर्फ सेल एक्सपेंस नहीं होते। देखो सेल एक्सपेंस के अंदर तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, पैकेजिंग जैसे कि, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? बिकॉज इसके अंदर ऐसे खर्चे आते हैं जो डायरेक्टली मेरे काम में हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन जो मेरी मेन रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है वो इसके बिना हो भी नहीं सकती। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, कि मैंने लोन ले रखा है, जिस लोन की वजह से मैंने सारी मशीन खरीदी, जिस लोन की वजह से मेरे गुड्स बन पा रहे हैं, उसके ऊपर अगर ब्याज ही नहीं दूंगा तो ये काम तो हो ही नहीं पाएगा। तो प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे देखो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस डज नॉट इंक्लूड। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या नहीं आता? प्रोविजन फॉर वारंटी बिल्कुल आता है कि आपने 5 साल की वारंटी दे रखी है तो आप उसके लिए प्रोविजन बना के चलोगे कि मेरे को उसके लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है। प्रोविजन फॉर अर्न लीव, बिल्कुल। जब आपके पास इंप्लॉइज होते हैं तो आप उनको अर्न लीव के लिए प्रोविजन देते हो कि जो आप जिस दिन बेसिकली आपने लीव नहीं ली तो हम उसकी पेमेंट करेंगे आपको, दैट इज अर्न लीव। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, बिल्कुल आप ग्रेचुटी का भी प्रोविजन बना के चलते हो अपने इंप्लॉइज के लिए। प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट नहीं। इंप्लॉय बेनिफिट इज बेसिकली इसका मेजर पोर्शन जो होता है वो सैलरी, उसके लिए किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं होती, अगर होती भी है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज नॉट माई लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगला देखो, अनक्लेम डिविडेंड अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। कि जो अनक्लेम डिविडेंड है कि तुमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए बट सामने अभी तक शेयर होल्डर ने वो क्लेम ही नहीं करे, उन्होंने वो लिए ही नहीं, तो हम कहां दिखाएंगे उसको? करंट लायबिलिटी की वो मेरी करंट लायबिलिटी है। उसमें भी वो कहां दिखेगा? अदर करंट लायबिलिटीज में वो दिखता है। देन एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज शोन अंडर इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज। ये देखो बड़ी अच्छी चीज है। कहता है एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर्स, ये होते क्या है? देखो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स, इनका एक कहानी होती है कि मान लो इनका 2023-24 का डिविडेंड बनता था जी 25 रुपए का, लेकिन हमने नहीं दिया क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं थे। इसी तरीके से साल आ गया 24-25 के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप पहले इनका पिछले साल का 25 रुपए दोगे, फिर इस साल का दोगे। लेकिन ये 2024-25 में अगर लॉस हो जाता है फिर ये भी नहीं दोगे, ये भी नहीं दोगे, अगले साल में जाके इन दोनों की भर्ती करोगे। तो बेसिकली ये क्या होता रहता है? एक्यूमुलेट होता रहता है। ये क्या होता रहता है? एक्यूमुलेट होता रहता है कि कल को हम उसकी पेमेंट करेंगे। सो कहता है एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर जो रहते हैं देने, वो कंपनी के बैलेंस शीट में कहां आएंगे?
मैं उनको करंट लायबिलिटी नहीं बोल सकता क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं दूंगा, सिर्फ प्रॉफिट होंगे तभी दूंगा। तो ये बेसिकली आती है हमारी कमिटमेंट्स में। कमिटमेंट्स में कि हमने कमिट कर रखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कि अगर हमें प्रॉफिट हुए तो हम आपको पुराना डिविडेंड भी देंगे और अब वाला डिविडेंड भी देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स एट एवरी, कब रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। जब भी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी पड़ती है हमें अपने शेयर होल्डर्स को। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, कहते हैं ऐसे क्लेम जिनको अभी तक डेट नहीं माना गया है वो कहां जाते हैं, वो आपके कंटिंजेंट लायबिलिटी में जाते हैं कि हो सकता है कल को आपको ये क्लेम पे करना पड़े बट अभी तक वो हुआ नहीं है। तो क्या कहा, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज, जिनकी अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई है कि वो डेट है। ओके जी, अगला देखते हैं। अंडर विच हेडिंग द आइटम बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, क्या बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, मतलब कि मेरी फर्म को सामने वाले बंदे ने, मिस्टर ए ने एक बिल दिया, बिल रिसीवेबल 3 महीने का, मेरी फर्म के पास वो बिल आया 50,000 का। 3 महीने बाद में उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूं, लेकिन मेरे को आज ही पैसे की जरूरत है, आज ही पैसे की जरूरत है। तो मैं ये बिल उठाकर मैं चला जाता हूं बैंक के पास और बैंक को कहता हूं ये मेरे को दे दो। बैंक कहता है कि ये लो जी, मैं आपको डिस्काउंट करके दे रहा हूं, मैं आप मेरे से 47,000 ले लो और जब बिल 3 महीने हो जाएंगे तो मैं उससे 50,000 ले लूंगा। तो ये होता है बिल डिस्काउंटिंग। लेकिन जब बैंक ने बाद में लेना गया तो हो सकता है कि वो 50,000 ना मिले। अगर वो 50,000 ना मिले तो बैंक मेरे से मांगेगा। तो बेसिकली वो मेरी क्या है, फिर से कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि कंटिंजेंसी पे बेस्ड है कि हो सकता है कि वो बिल जब मेच्योरिटी पे मीट ना हो, मेच्योरिटी पे वो पेमेंट ना मिले, तब क्या करेगा जो बैंक है वो मेरे से मांग लेगा। तो ये मेरी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अगला देखते हैं। नेम द आइटम्स अंडर शेयर होल्डर्स फंड इज कंप्राइज्ड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। क्या क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड में? 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, ऑल ऑफ दिस। मैंने जो आपको वन शॉट करवाया उसके बाहर से आप सीरियसली देख रहे हो कि कुछ भी नहीं है, उसके बाद मैंने सब डिटेल्स दिखा दी थी तुम्हें। आगे देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट इज अंडर द सबहेड। प्रोविजन फॉर टैक्स होता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। सो दिस इज योर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन आता है करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मैंने आपको स्पेसिफिकली लिखवाया था, याद करो पॉइंट। तो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को आप बोलते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, इसको आप बोलते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। क्यों? क्योंकि इसी साल आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग मान लोगे कि मेरे को 1 साल के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी है। तो ये आएगा मेरा डी ऑप्शन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद है सैलरीज एंड वेजेस आर शोन अंडर। सैलरीज और वेजेस को आप कहां लिखते हो? ये इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि ये आप इंप्लॉय के बेनिफिट के लिए उनको दे रहे हो। देन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 60,000 पेड बाय कंपनी इन एडवांस, इट विल बी शोन एज अंडर। इसको आप क्या बोलोगे? आपने क्या करा, एडवांस में प्रीमियम दे दिया, तो दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंस, दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। कई बार लगता है बच्चों को कि सर ये शॉर्ट टर्म एडवांस क्यों नहीं, क्योंकि हम एडवांस दे रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं। तो हम इसको शॉर्ट टर्म एडवांस किसको बोलते हैं, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म एडवांस आप किसको बोलते हो? शॉर्ट टर्म एडवांस हम बोलते हैं एडवांस पेड टू सप्लायर। अगर तुम अपने सप्लायर को दे रहे हो, सप्लायर मतलब जिससे तुम माल खरीदते हो, अगर उसको एडवांस दे रहे हो, तब आप शॉर्ट टर्म एडवांसेस बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। बाकी सभी प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं आपके अदर करंट एसेट्स के अंदर, तो ये आएगा आपका अदर करंट एसेट्स में। नेक्स्ट इज पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसी को बोलते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट को भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। तो ये तीनों सेम है, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज बेसिकली वर्टिकल एनालिसिस, तो ये मेरा डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ P&L, सैलरीज एंड वेजेस आर शोन एज अंडर। सैलरी वेजेस कहां जाते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, दैट आर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर जाते हैं।
फिर आता है अकाउंटिंग रेशियोज आर इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड बाय। अकाउंटिंग रेशियोज को कौन यूज करता है? सभी लोग यूज करते हैं, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे रिसर्चर हो, सभी लोग यूज करेंगे। जितने भी टूल्स ऑफ एनालिसिस हैं वो सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें मिल जाती है। Which of the following is not a tool of analysis? क्या इनमें टूल नहीं है? कंपैरेटिव होता है, वो कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये कोई एनालिसिस की स्टेटमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनालिसिस की नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अगेन एनालिसिस, ये भी एनालिसिस है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट एनालिसिस का स्टेटमेंट। तो एनालिसिस के स्टेटमेंट जो होते हैं वो बाद में बनाते हैं, जैसे कॉमन साइज, जैसे कंपैरेटिव, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे हमारे एनालिसिस के स्टेटमेंट होते हैं। What will be the trend percentage if the inventory of the firm is 2 लाख, 2,40,000, 3 लाख, 4 लाख? देखो ट्रेंड परसेंटेज इसका मतलब होता है कि पहली एक बेस ईयर ले लोगे, आप उसको 100 बोल दोगे और बाकी को उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दोगे। तो हम पहले को बेस ईयर लेंगे, इसको हमने बेस ईयर लिया, इसको हमने 100 बोल दिया। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? सोचो, ये 120 होगा, है ना। अगर ये 100% है तो ये इससे 20% ही फालतू होगा, 120 होगा। ये कितना होगा? 150 होगा, क्योंकि 3 लाख इस 2 लाख से 50% ज्यादा, 2 लाख का 50% 1 लाख होता है, उतना ही ज्यादा है। ये 200 होगा, तो आंसर आना चाहिए 100, 120, 150, 200, 100, 120, 150, 200। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने करवा दिया। आगे देखते हैं। In comparative statement, change in different items is presented in the form of, कहते हैं comparative statements के अंदर change जो होता है different items में, उसको आप किस form में present करते हो। comparative statement में हम पहले absolute change देखते हैं, फिर हम परसेंटेज चेंज देखते हैं, याद है ना। पहले हम एब्सोल्यूट देखेंगे कितना चेंज है, फिर देखेंगे परसेंटेज में कितना है। बोथ मनी वैल्यू एंड परसेंटेजेस, बिल्कुल, मतलब एब्सोल्यूट अमाउंट मतलब मॉनेटरी वैल्यू में, और फिर आप उसको परसेंटेजेस में देखोगे। आगे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख। फिक्स्ड एसेट क्या हो गई? कंपनी की इंक्रीज हो गई 3 लाख से 4 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? परसेंटेज ऑफ चेंज क्या है? कहता है कि फिक्स्ड एसेट 3 लाख से 4 लाख होगी, परसेंटेज ऑफ चेंज क्या? 4th क्लास का बच्चा कर देगा। 1 लाख इंक्रीज हुआ तो 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, दैट इज 33.33%। ओके जी, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। फॉर होम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, कहता है इनमें से किसके लिए एनालिसिस करना सिग्निफिकेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ पीएम, बिल्कुल भाई, पीएम का पॉलिटिकल एडवाइजर मेरे बिजनेस का एनालिसिस थोड़ी करेगा, तो ठीक है भाई, ये तो नहीं है जरूरी। इन्वेस्टर का जरूरी है, मैनेजमेंट का जरूरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। मैनिपुलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जस्ट टू प्रेजेंट अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल इज कॉल्ड। देखो, मैनिपुलेशन मतलब हम अपनी बुक्स के साथ छेड़छाड़ करें इन ऑर्डर टू शो अ बेटर पोजीशन देन द एक्चुअल, कि एक्चुअल में तो मेरा बिजनेस खराब है बट मैं उसको इस तरीके से शो करता हूं कि बहुत अच्छा दिखता है, तो दैट इज माई विंडो ड्रेसिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था, इसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। आगे चलते हैं। When financial statements for a single year are analyzed, it is called, जब हम एक ही साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। जैसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में करते हैं कि हम एक चीज को 100 बोल देते हैं, बाकियों को उसी के उसमें डिफाइन करते रहते हैं, तो दैट इज मेरा वर्टिकल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर। फाइनेंशियल एनालिसिस किस लिए यूज करते हैं हम? डिविडेंड डिसीजन के लिए, बिल्कुल। हम देखते हैं कि हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या वाकई हम डिविडेंड बांटने की स्थिति में है या नहीं। क्रेडिट एनालिसिस, बिल्कुल। क्या हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज बढ़िया है, क्या हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पा रहे हैं, बिल्कुल। सिक्योरिटीज एनालिसिस, बिल्कुल जी। हमारे को टेंशन होती है ना कि हमारी सिक्योरिटीज देखो, यहाँ पे 2 मीनिंग हो सकते हैं सिक्योरिटीज। एक तो हमारी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, उनका एनालिसिस करना चाहिए, या इसका ये भी हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न्स, जैसे कि टैक्स अथॉरिटीज का कंसर्न, तो वो सभी चीजों के लिए हमारा काम आएगा ये। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, याद करो मैंने आपको बताया था पीरियड ऑफ टाइम इज
टाइम सीरीज, इसके काफी सारे नाम होते हैं। टाइम सीरीज लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल टाइम सीरीज लिखा हुआ है। इसके और भी नाम होते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। इसको आप टाइम सीरीज भी बोलते हो, इसको आप ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हो, इसको आप डायनामिक भी बोलते हो, डायनामिक एनालिसिस। तो आप कोई मर्जी नाम देख सकते हो, कोई भी नाम आपको पूछ सकता है। इसी तरीके से वर्टिकल के नाम होते हैं, वर्टिकल, स्टैटिक, क्रॉस सेक्शनल। एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब बाहर के लोग अगर कर रहे हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज अ पोस्टमार्टम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, उसका पोस्टमार्टम करके हम इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। तो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, यही मतलब होता है इसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये बायसनेस से फ्री नहीं होती, क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो हम अपनी मर्जी से एज्यूम करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कहता है टैक्स अथॉरिटीज इंटरेस्टेड नहीं होती है, ये फॉल्स है। अरे वो तो होती है, तो दिस इज माई फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अगला देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, मैंने आपको पहले बताया था, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस इज वर्टिकल एनालिसिस या स्टैटिक एनालिसिस, जो मर्जी नाम दे सकते हो आप इसको। देन माय लास्ट वन इज एनालिसिस कंडक्टेड बाय इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स, इसे हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, की बाहर के लोग एनालिसिस कर रहे हैं। थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं वो मालिक होते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट को हम इंटरनल एनालिसिस बोलते हैं। बट ठीक है, जनरल भाषा में इसका मतलब यही होता है, इन्वेस्टर मतलब बाहर के लोग, और क्रेडिटर जिन्होंने उधार पे ले रखा तो बाहर के लोग हैं, वो बिजनेस के अंदर के लोग नहीं है। तो इसका आंसर आएगा एक्सटर्नल एनालिसिस, ऑप्शन नंबर ए। तो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी पूरी सीरीज। मैं इनको पूरे को क्लब करके भी आपके लिए वीडियोस डाल दूंगा, कि पूरा पार्टनरशिप, पूरा कंपनी, पूरा एनालिसिस का, और उधर से पूरी अकाउंटेंसी का क्लब करके वीडियो में वन शॉट डाल दूंगा। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।